आज का जो टॉपिक है वो है कहानी लेखन। आप जानते हो कि कहानी लेखन क्या होता है? हमेशा आईसीएसई का एक टॉपिक रहता है कहानी लेखन। आप 9th में जाओगे तो इसका वेटेज भी 15 मार्क्स हो जाता है और प्रस्ताव लेखन जो प्रश्न होता है उसमें एक प्रश्न ये कहानी लेखन का होता है। इसके मार्क्स 15 और टाइम भी आपके हिसाब से है। बहुत जल्दी-जल्दी लिखोगे तो बहुत छोटी और अनसुलझी सी कहानी हो जाएगी और अगर इसको बहुत अच्छे से लिखते हो तो अच्छे नंबर के साथ बहुत अच्छी कहानी हो जाती है। कहते हैं ना जीवन की किसी घटना को बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन करना ही कहानी होती है। और आपको याद होगा, बच्चों ने सुनी होगी कभी दादा-दादी, कभी नाना-नानी, ये हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। किसी महान पुरुष की कहानी सुनाएँगे, तो कभी किसी एनिमल को लेकर, जानवर को लेकर कहानी सुनाएँगे, तो कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में वो हमको कहानी के माध्यम से बताते रहते हैं। आप देखोगे छोटा बच्चा रहता है ना, कैसे दादी या नानी के बगल में सोया होता है, हर कहानी के बीच में हाँ, अच्छा ऐसा हुआ। ये कहानी क्या है, एक आपके राइटिंग स्किल को जन्म देता है। अब जब आप उस कहानी को सुनते हो, तो धीरे-धीरे जब आप थोड़े बड़े होते हो तो बच्चा कहता है वो वाली कहानी सुनाओ, तो बच्चे बड़े प्यार से वही कहानी जो दादी-नानी ने सुनाया है, वो दूसरों को सुनाने लगते हैं। ये कला की शुरुआत हो जाती है बच्चे में। एक बार सुनता है, फिर उसको बोलने की कला आ जाती है। जब बच्चा लिखना-पढ़ना सीख लेता है या लिखने-पढ़ने लगता है, तो वही कला उसके लिखने में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो कहानी लेखन एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बड़ा रॉकेट साइंस है कि अरे भई इसको सीखना है, इसका फ़ॉर्मूला सीखना है, बिल्कुल नहीं। ये वो चीज़ है जिसको हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। कई बार बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो छोटी-छोटी स्टोरी बुक ले आते हैं और उसको पढ़ते हैं और आप देखोगे कि आपके हिंदी के लेसन में बहुत सारी अगर गद्य देखोगे, स्टोरी देखोगे तो बहुत सारी कहानियाँ क्यों देते हैं? हर कहानियों का कोई न कोई उद्देश्य होता है बच्चों। क्या उद्देश्य होता है उन कहानियों का? आपके जीवन को बहुत सारी चीज़ों से आपको समझदार बना दे, सीख दे दें, आपको सही रास्ता दिखा दें या किसी की ज़िंदगी को जब आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसके जैसा बनने का प्रयास आपके अंदर जो कोशिश जो रहती है, उसकी शुरुआत हो जाए, वो जन्म ले ले। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और कहानी जो है, हमने इतनी बार सुनी होती है। आप देखो कई हमारे लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद जी को देखो, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। हाँ, ये कोई साइंटिस्ट और वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने कहानी के माध्यम से ये अमर हो गए। प्रेमचंद जी अमर कहानीकार हैं। न रहते हुए भी आज हम उनकी कहानियाँ हमेशा पढ़ते रहते हैं। हर साल आपके लेसन में कहीं न कहीं उनकी एक न एक कहानियाँ होती हैं। आप देखो कि इन्हीं कहानियों को अब इन्हीं सारी चीज़ों को इसी हिंदी साहित्य को लेकर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। तो कहानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये आप सब जानते हो और हम सब जानते हैं। तो आज हम कुछ आपको नई कहानी, नई टेक्निक, नई चीज़ों के बारे से अवगत कराएँगे। तो चलो बच्चों हम आज आपको कुछ नया, कुछ सीख, कुछ समझ देने वाली कहानियाँ आपको बताते और सिखाते। अब कहानी लेखन जब आप शुरू करोगे, तो एक मौलिक कहानी सुनने, समझने के लिए, लिखने के लिए कुछ चीज़ों का तो ध्यान करना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें
आपको ध्यान रखनी ही पड़ती है। अब वो क्या-क्या चीज़ें का ध्यान रखनी पड़ती है? सबसे पहले कहानी लेखन, और अब कहानी लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें इसलिए जिनका हमेशा हमें ध्यान रखना है। कब? कहानी सुनते समय नहीं, कहानी लिखते समय। अब कहानी मौलिक होनी चाहिए। बच्चा मौलिक कहानी को लेकर ही बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मौलिक कहानी कोई सच्ची घटना पर आधारित हो या कुछ हो। कहीं न कहीं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। उस कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये बात सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है कि कहानी का उद्देश्य क्या होगा। समझ रहे हो बच्चों? अब वह उद्देश्यपूर्ण और दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण का मतलब आपका क्या है कि आपको हमेशा ये आता है ना कि इस उक्ति पर दिए गए, मतलब ये उक्ति दी गई है, इससे संबंधित कहानी होना चाहिए। तो आपका उद्देश्य क्या होगा? उसी उक्ति से रिलेटेड कहानी। ऐसा नहीं हो कि आप कहानी कुछ और लिख रहे हो और उक्ति दी गई है उससे कोई मैच ही नहीं होता। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। कहानी में शब्दों का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि कहानी में तो विस्तार होना चाहिए। आप तो कहती हो कि कहानी में विस्तार होना चाहिए, लेकिन कहानी में अनावश्यक, बेवजह की बातों का विस्तार नहीं हो जाए। बच्चे के दिमाग में रहता है कहानी यानी बहुत लंबी-चौड़ी कहानी लिखनी है, तो हमें कुछ भी बातें उसमें डालनी है या कुछ भी चीज़ें लिखकर उसको बहुत पेज भरना है। नहीं बच्चों, कहानी का विस्तार सही ढंग से होना चाहिए, बेवजह नहीं होना चाहिए। अब कहानी के अंत में मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। हम कोई कहानी सुनते हैं, तो हम ये सोचते हैं ना कि अच्छा, तो शेर ने ऐसा किया इसलिए वो जीवन में सफल हो गया। अच्छा, ये व्यक्ति ऐसे थे इसलिए इनके साथ ऐसी घटनाएँ हुई। तो हम उस जो हमें उस कहानी से शिक्षा मिलती है, उस उसका उल्लेख ज़रूर होना चाहिए, उसका वर्णन ज़रूर होना चाहिए। कब? कहानी के अंत में। शुरू में ही मत लिख दीजिए कि ये कहानी हम इसलिए लिख रहे हैं या इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है, नहीं। इसका अंत में ही आप इसे लिख सकते हैं। और कहानी का अंत दिए गए शीर्षक पर आधारित हो। अब शीर्षक आपको दिया जाता है, तो उस पर भी आधारित होनी चाहिए आपकी कहानी। अब शीर्षक क्या है? किसी उक्ति के रूप में दी जाती है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल में वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहले अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास हो, लेकर बैठिए। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप में स्किल की कितनी क्षमता है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो पहले तो मैं आपको समझाऊँगी, फिर शायद मैं आपको लिखवाऊँ भी, तो इसलिए पेन, पेंसिल लेकर बैठिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो। आपका प्रश्न ऐसे ही सेम आईसीएसई बोर्ड में आता है कि कहानी लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो। अब उक्ति क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब आपने इस उक्ति को सबसे पहले समझना है। आपको ये समझना है कि ये उक्ति, ये कहावत, ये बात क्या बताना चाह रहा है। तो बच्चों, आपको आइडिया है कि क्या है इसका अर्थ? आप इसका मतलब कोई समझता है? कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? मौलिक मतलब सही ढंग से लिखी हुई, अच्छी उद्देश्यपूर्ण कहानियों को हम कहते हैं ना मौलिक कहानी। सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो बताइए बच्चों, मौलिक का मतलब अरे सॉरी, आपको ये कहानी, इस उक्ति का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ? मन हार गया। तो मैं बता रही हूँ। यस।
मन हार गया तो हम भी हार गए, हमारी भी हार निश्चित है। और मन जीत गया, कहते हैं ना, मन, दृढ़ संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम किसी चीज के लिए संकल्प कर ले कि ये काम हमें करना ही है, हम ठान ले बच्चों, तो ये समझ जाइए कि वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मन में सोच लो कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, तो आप हार जाते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? कोई समझ सकता है? अच्छा, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कोई कहानी आपको याद है? किसी को याद है? बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, तो कोई याद है आपको इससे रिलेटेड कोई कहानी? देखिए, हमने बहुत बचपन में एक कहानी सुनी होगी, आपको याद है? थर्स्टी क्रो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ आपको, याद है बच्चों आप लोगों को, कि एक प्यासा कौवा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, कि उसको बहुत प्यास लगी थी, लेकिन अगर वो हार गया होता तो शायद प्यास से मर जाता। लेकिन उसने कंकड़ों को उठाया और उस मिट्टी के बर्तन में बार बार डालता रहा, तब तक डालता रहा जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। और ऊपर पानी आते ही उसने अपने प्यास बुझा ली। तो प्यास बुझाने के लिए उसने क्या किया? पहले तो निश्चय किया होगा ना मन में कि नहीं, मैं पानी पीऊंगा चाहे मुझे कितना भी अच्छा हो। तो मन के हारे, यानी मन हार गया तो हमारी हार निश्चित है, और मन जीत गया तो हमारी जीत निश्चित है। और इस पर एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ है, किसी देश में अमरसेन नाम का एक राजा था। अब आप कहानी लिख, मान लीजिए ये कहानी आपको मैंने पढ़ा दी, आप अमरसेन का नाम भूल गए, आप चित्रसेन लिख दो, कहानी गलत नहीं हो जाएगी। समझ गए? तो आप नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो, पर ऐसा नाम मत लिखना चिंटू, पिंटू, राजा, बबलू, इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। राजा का नाम राजा की तरह होना चाहिए। तो किसी देश में अमरसिंह नाम का राजा था। वह बहुत वीर और प्रजा का हितैषी था, या प्रजा को बहुत प्यार करने वाला था, प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाला था, प्रजा को किसी प्रकार का तकलीफ से दूर रखने वाला था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, किसी के लिए हम सोचते हैं, तो वो भी हमारे बारे में सोचने लगता है ना। तो उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। एक बार किसी बात से नाराज उनका पड़ोसी राज, अब पड़ोसी को तो हमेशा इंसान खुश नहीं रख सकता ना, और राजा है, तो राजा कैसे होते हैं, नाराज भी होते हैं, और कभी कभी अपना सत्य का विस्तार करने के लिए, अपना सत्ता यानी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी राज्य पे आक्रमण कर देते हैं। तो उसने भी नाराजगी की वजह से आक्रमण कर दिया। राजा अमरसेन की सेना बहुत वीरता से लड़ी। अमरसेन की सेना यानी जिस राजा की हम कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत वीरता यानी बहुत बहादुरी से लड़ी, बहुत ही ज्यादा, और बहादुरी से लड़ी, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, किस्मत उनसे रूठी थी। युद्ध में उनकी पराजय हो गई। कई बार हमें जब कोई चीज नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, अपने भाग्य पे डाल देते हैं, अरे मेरे किस्मत में ही नहीं था। यहाँ पे भी वैसी ही बात की गई है। उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक, यानी युद्ध में आप जानते हो कि राजा जाता है तो उसके साथ बहुत सारी सेनाएं जाती हैं, तो बहुत सारे सैनिक उनके मारे गए। शत्रु के सैनिक उसे जीवित पकड़ना चाहते थे। अब शत्रुओं की एक सेना में जो सैनिक थे, उनको वो चाहते थे कि ये हम शत्रु राजा को जीवित पकड़ लें, पर किसी तरह वो युद्ध भूमि से बचकर भाग निकले। किसी तरह से, यानी बड़ी मुश्किलों से वो युद्ध भूमि से बचकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। शत्रु से बचता बचाता कौन, राजा अमरसेन एक जंगल में जा पहुंचा। अब राजा अमरसेन को अपनी जान बचानी थी भाई, तो जान बचाने के लिए वो क्या करते, भागते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। वह छिप कर एक गुफा में रहने लगे। छिप कर एक गुफा में रहने लगे, क्यों? क्योंकि राजा था, उसको सभी लोग पहचानते थे। अब जैसे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गांव में जाए, शहर में जाए, सब लोग उनको जानता है। समझ गए? और हम एक आम आदमी हैं, तो हमें हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव और कुछ लोग ही जानते हैं।
तो हम कहीं भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा कैसा था कि वो उसको अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी, इसलिए वो छुपकर गुफा उसे सुरक्षित लगा, वहां रहने लगा। गुफा में रहते रहते उसे अपने परिवार और देश की बहुत याद आती है। आप जानते हो कि हम लोग घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जब चले जाते हैं तो हमें घर की अपनी याद आती है, अपने लोगों की याद आती है। तो राजा भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक इंसान है। तो उसको भी अपने परिवार की बहुत याद आती थी और वह किसी तरह से अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाना चाहता था। खोया हुआ राज्य यानी जो राज्य वो हार चुका था। वो हमेशा वो यही सोचता था कि क्या करूं कि मैं अपना राज्य, अपना परिवार, अपना सब कुछ वापस पा जाऊं। परंतु उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। कोई उपाय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मन हार कर बैठ गया। हमने कहानी की शुरुआत में क्या पढ़ा है? मन के हारे हार है। मन हार कर बैठ गया, यानी उसने अपनी हार स्वीकार कर ली कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन वह गुफा में बैठा कुछ सोच रहा था। गुफा में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ सोच रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी आप जानते हो? कोई बच्चा देगा स्पाइडर, पता है आपको? सभी बच्चे जानते होंगे। तो उस पर पड़ी। वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। कौन? वो मकड़ी। बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। राजा ने देखा मकड़ी ऊंचाई पर चढ़ती और फिसल कर नीचे गिर पड़ी। मकड़ी ने अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार कोशिश की उन्होंने ऊपर चढ़ने की। हर बार मकड़ी जब नीचे गिर जाती तो अमरसेन को उस पर दया आती कि अरे बेचारी मकड़ी कितनी बार कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार नीचे गिर जा रही है, इतना छोटा सा जीव। बस सोचने लगा कि बहुत हो चुका, अब शायद मकड़ी हिम्मत से जवाब दे दिया है। मकड़ी की हिम्मत जो है जवाब दे दी, यानी मकड़ी हार मान चुकी है। अब शायद वो दोबारा दीवार पर चढ़ने का प्रयास नहीं करेगी। ऐसा कौन सोच रहा है? राजा। क्योंकि उसने भी ऐसा ही सोचा था कि अब वो अपना राज्य पुनः नहीं पा सकता है और हार मानकर बैठ गया था। पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि मकड़ी ने फिर से हिम्मत जुटाई और इस दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। उसने देखा कि अरे मकड़ी तो इतनी बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, वो थकी नहीं और वह फिर से चढ़ने का प्रयास कर रही है और इस बार वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। बस जब कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इस बार दीवार पर वो जब चढ़ने में सफल हुई, यह देखकर अमर सेन को सुखद आश्चर्य, बहुत खुशी हुई उसे और आश्चर्य भी हो गया। इस घटना ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं बच्चों, जो हमारे जिंदगी को बदल कर रख देती है और यही घटना थी जो राजा की भी जिंदगी बदलती है। उसका खोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठा। जो भरोसा, जो हिम्मत, जो हौसला उसने खो दिया था, जो उसने हार मान लिया था, वो फिर से जाग गया। उसने सोचा, जब एक मकड़ी बार बार गिरने पर भी कोशिश कर दीवार पर चढ़ सकती है, तो मैं अपने शत्रुओं को क्या नहीं हरा सकता? राजा अमर सिंह की आंखों में आशा की चमक आ गई। हम कहते हैं ना बच्चों की, कभी कभी हम मुहावरों का प्रयोग करें कहानी लिखने में, तो देखिए आशा की चमक, यानी उसकी आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जग गई कि मैं भी कर सकता हूं। जब ये छोटी सी मकड़ी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने नए जोश एवं साहस के साथ अपनी सेना तैयार की और शत्रु पर धावा बोल दिया। बड़े जोश और उत्साह से फिर वह अपने सैनिकों को तैयार करने लगा। गुफा में बैठे बैठे उसने अपनी सैन्य बल को तैयार किया और शत्रु राजा पर, उस पड़ोसी राजा पर धावा यानी आक्रमण कर दिया। और शत्रु जो है वो तो सोचा होगा कि राजा कहाँ चला गया, मर गया है, नहीं है, निश्चिंत हो गया। पर अचानक हुए इस हमले के लिए वो तैयार नहीं था। शत्रु पर हमेशा अचानक आक्रमण करो, शत्रु तैयार नहीं होता तो अक्सर
वो हार जाता है। शत्रु की हार हुई, अमरसेन को अपना राज्य फिर से मिल गया। किसी ने ठीक कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है, ये उक्ति बिल्कुल सही है कि मन अगर हार गया तो हमारी हार निश्चित है, लेकिन अगर मन में हम उम्मीद जगा ले, मन में हम जीत जाए, मन से हम हौसला अपना बढ़ा ले, तो हमारी जीत निश्चित है। कई बार आप सोचते हो ना कि अरे इसके इतने मार्क्स आ रहे, मेरे तो आ ही नहीं सकते। तो सही में नहीं आते, आपके मार्क्स कम ही होते जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपके मन में आता है कि इसके इतने मार्क्स आए, मेरे क्यों नहीं आ सकते, आप प्रयास करने लगते हैं। राजा देखिए, इतने दिनों से गुफाओं में बैठा था, लेकिन मकड़ी को देखने के बाद उसने क्या किया? अपने सैनिकों को फिर से एकत्र करने लगा, कोशिश करने लगा ना वो, और कोशिश करने लगा तभी तो वो सफल हुआ। अगर गुफा में बैठा रहता, वैसे ही जंगल के फल फूल खाकर किसी तरह अपना गुजारा करता, एक दिन उसी के अंदर मर जाता, किसको पता था। लेकिन आज अगर कोशिश करने वाले लोग हैं, तो वही बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े कहानीकार बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और फिर जीवन में सफल होते हैं। तो क्या हम नहीं बन सकते? हम नहीं कर सकते? आज ये कहानी पढ़ने के बाद मैं कहती हूँ कि आपकी सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और इसलिए उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये उक्ति सही ढंग से समझ में आ गई है। आपको ये कहानी समझ गई। आपने देखा कि मैंने सिर्फ यही वर्ड नहीं पढ़ा, मैंने इस कहानी को थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा के आप लोग को सुनाया, ताकि आप लोग समझो कि कहानी का अगर हमें और भी विस्तार करना है तो हम कैसे कर लें। हमने इस सब्जेक्ट से हट के कुछ नहीं बताया आपको, सब्जेक्ट के साथ ही आपको बताते गई कि देखो बच्चों ये है, देखो ऐसे करना है और ऐसे करना है। अगर हमें इस लाइन को और बढ़ा के लिखना है, तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को अगर हम अपने शब्दों में लिखें, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मेरे कहने का मकसद है। तो ये कहानी बच्चों, आप लोगों को समझ आई? तो ये कहानी का टाइटल ज़रा लिखिए सारे बच्चे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहानी की उक्ति आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और इस पर और इसी से कहानी से, इसी उक्ति से रिलेटेड कहानी आप मुझे घर से लिखकर बताएंगे, होमवर्क में लिखेंगे। और कोई नई कहानी, अब नई कहानी के लिए आपको क्या करना होगा? कहानी पढ़ना होगा, और इसी बहाने कम से कम आप स्टोरी पढ़ेंगे। बच्चों, कहानी पढ़ना बहुत अच्छी चीज है। कहानी पढ़ने वालों को हमेशा कुछ न कुछ नई चीज जिंदगी में सीखने को मिलती है। अभी ये कहानी पढ़ने के बाद आप खुद सोचकर बताओ कि आपको कितनी चीजें, जीवन की कितनी बारीक चीज आपको सीखने को मिल गई। समझ रहे हो आप? बहुत सारी बारीक चीजें हम सीख लेते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या सीखते हैं? कि भाई हमें जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार हम छोटी-छोटी बातों में, आप देखो ना, कई बार ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारा ग्रुप जाता है, उसमें कुछ लोग पहले ही बोलते हैं, "अरे! मैं तो नहीं चढ़ सकता। अरे! मैं तो इतना ऊपर नहीं जा सकता।" नहीं जा पाते। लेकिन जो कहते हैं, "नहीं, नहीं, मैं तो कोशिश करूँगा और मैं ऊपर तक जाऊँगा", तो वो सफल भी होते हैं। इसी तरह से हमें ज़िंदगी में हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि हमें जीवन में आगे ही बढ़ना है। हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो अब एक दूसरी उक्ति, आज हम आपको कहानी पढ़ाने वाले हैं, तो अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँगे। तो अच्छे से अच्छी आपको कहानी समझ गया है, तो अब आप अपने जीवन में, मैं उम्मीद करूँगी कि इस कहानी की उक्ति को भी ले आना, इसको फ़ॉलो करना और लाइफ़ में बहुत सफल, सक्सेस बनना। अब दूसरी कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई गलती करता है, अगर किसी के अंदर
कोई गलती हो गई तो वो उस गलतियों से बच नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे उसकी गलती पता चल जाए। तो ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हूँ। कभी-कभी बच्चा बहुत स्मार्ट रहता है ना, कई बार बहुत सारे झूठ बोलता है और कहता है कि अरे मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। लेकिन गलती करने वाला इंसान भूल जाता है कि वो कोई ना कोई ऐसा सुराग ज़रूर छोड़ देता है, जिससे उसकी गलती पकड़ी जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारे सीरीज़, बहुत सारे सीरियल वग़ैरह देखते होंगे ना? वो सीआईडी आता है ना, तो आप देखो उसमें तो इस तरह की एक कहानी हम और आपको पढ़ाने वाले हैं। तो किसी बच्चे को आइडिया है कि इस पर हम कौन-सी कहानी लिख सकते हैं या ये उ उक्ति से कौन-सी कहानी रिलेट कर सकती है? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं बच्चों, ये कहानी हम आपको फिर से सुनाना शुरू करेंगे। अब देखिए, नई कहानी है, नई कहानी सुनने के लिए अभी तैयार हो जाओ बच्चों। किसी नगर में सूर्य प्रताप सिंह नाम का राजा राज्य करते। अब आपने अगर सूर्य प्रताप, राज प्रताप कुछ भी लिख सकते हो आप। राजा राज्य करता था, यानी उसका राजकाज चलता था। उसका मंत्री, अब मंत्री का नाम क्या है? अमर सेन लिख दो, चित्रसेन लिख दो, वीरसेन लिख दो। बहुत बुद्धिमान था, बहुत समझदार था। कई बार बच्चा क्या करता है ना, बच्चों मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहानी जब रट के वो जाता है, तो नाम भूल जाता है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले रटिए मत कहानी को, समझिए कहानी को, अपने ओन वर्ड में लिखने की कोशिश करिए और नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, आप उससे रिलेटेड कोई नाम लिख सकते हैं। वह किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकालकर सबको चकित कर देता था। कोई मुश्किल से मुश्किल समस्या जब भी आती, तो उसका हल उसके पास होता और वो सबको हैरान कर देता था, चकित कर देता, हैरान कर देता था। अगर कोई भी मुश्किल राजा के ऊपर आती और लोग कहते कि अरे इसका सामना तो राजा नहीं कर पाएगा या ये इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन उनके मंत्री के पास उसका सॉल्यूशन होता और सब उसका सॉल्यूशन देख के यानी सब उसका हल देख के हैरान हो जाते। एक बार महल में महारानी का बहुमूल्य हार, बहुमूल्य बेशकीमती, बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया। महारानी को वह हार बहुत प्रिय था। महारानी उस हार को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अब बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ये खबर राजा तक पहुंच गई। कानों तक पहुंच गई, ये खबर राजा तक पहुंची। महाराज जानते थे कि वह हार राजमहल में काम करने वाले सेवकों में से ही किसी ने चुराया है, क्योंकि राजमहल के अंदर तो सबका प्रवेश होता नहीं बच्चों। राजमहल ऐसी जगह है जो बहुत ही सुरक्षा के घेरों में है। तो वहां पे काम करने वाले कौन है? वहां के सेवक हैं, वहां के नौकरी करने वाले लोग हैं। तो वो लोग ही उस हार को चुराए होंगे, ये राजा ने समझ लिया। अब उन्होंने अपराधी को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी अमरकांत यानी अपने मंत्री जी को सौंप दी कि भाई देखिए अमरकांत जी, देखिए अमरसेन जी, देखिए आप अब अपराधी को ढूंढिए। अमरकांत ने महाराज से 2-3 दिन का समय मांगा। क्यों? सोच विचार, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दीबाजी में कभी-कभी हम बनता हुआ काम भी बिगाड़ देते हैं। तो 2-3 दिन का समय मांगा। अगले ही दिन उसने महल में काम करने वाले स्त्री-पुरुष कर्मचारियों को बुलाया। अब महल में जो-जो काम करते थे, उन सभी कर्मचारी यानी सभी काम करने वाले लोगों को महल के अंदर बुला लिया। आगे अमरकांत ने कहा, महल से महारानी का एक हार चोरी हो गया। यदि यदि आप में से कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी काम करने वाला उस हार को चुराया है, तो चुपचाप एकांत में अकेले में मुझे सौंप दे। यानी हार वापस करने वाले का नाम,
गुप्त रखा जाएगा, छुपा कर रखा जाएगा, उसे किसी प्रकार की सजा भी नहीं दी जाएगी। अब उन्होंने राजा ने कहा कि देखो भाई, अगर किसी ने किसी मजबूरीवश गलती से वो हार चुरा लिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अकेले में दे दो और उसका नाम भी छुपा के रखूँगा और उसे कोई सज़ा भी नहीं दी जाएगी। यह सुनकर सभी कर्मचारी चुप रहे। अगर सब बात मान लेते तो बात ही क्या थी। अगले दिन अमरकांत ने एक राज कर्मचारियों को फिर बुलाया और कहा, चोर का पता लगाने के लिए मैं कुछ जादुई छड़ियाँ मंगवाई है। चोर का पता लगाने के लिए मैंने जादुई छड़ियाँ मंगवाई है। अब अमरकांत तो बुद्धिमान था ही, राजा की हर समस्या का हल निकालता था, तो इस बार भी उसका हल निकालने के लिए उसने ये किया। उसने कहा, मैं तुम लोग को एक-एक छड़ी दूंगा, जिसने भी हार चुराया है, उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी। बढ़ जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी, तो पकड़ा जाएगा। इतना कहकर मंत्री जी ने सबको एक-एक छड़ी दे दी कि देखो भाई ये जादुई छड़ी है, जो सबको छड़ी दे रहा हूँ। अब ये छड़ी वो अपने-अपने पास रखो, जो चोरी किया है उसकी छड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी, तो अपने आप पकड़ लिया जाएगा। तुम सब कल अपनी-अपनी छड़ी के साथ सुबह इसी जगह आ जाना। जिस कर्मचारी ने महारानी का हार चुराया था, वो बुरी तरह भयभीत था, डरा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, गलती करने वाले को नींद आती है? नहीं आती है। वह सोचने लगा कि यदि छड़ी रात्रि में 1 इंच बढ़ गई, तो मैं अवश्य पकड़ा जाऊँगा। अगर 1 इंच भी छड़ी बढ़ी, तो मैं तो पकड़ लिया जाऊँगा। डर के मारे पसीने छूटने लगे कि उसकी छड़ी की लंबाई अगर 1 इंच कम हो गई, तो वो पकड़ा गया। तो क्यों ना छड़ी की 1 इंच लंबाई मैं ही कम कर दूँ और साफ बच जाऊँगा। सबकी छड़ी अगर रहेगी, तो मेरी छड़ी भी उनके बराबर ही रहेगी, जो 1 इंच बढ़ने वाली थी, वो कम हो जाएगी। उसने आओ देखा न ताओ और झट से छड़ी की लंबाई 1 इंच कम कर दी। आराम से सो गया कि अब तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। अगले दिन सभी राज कर्मचारी अपनी-अपनी छड़ी लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। अमरकांत ने सबकी छड़ियों को एक नजर देखा और मंद-मंद मुस्कुराने लगा। क्यों? क्योंकि चोर पकड़ा गया था। इस कर्मचारी की ओर संकेत कर अमरकांत ने कहा, महाराज, यह रहा आपका अपराधी। इसी ने महारानी का हार चुराया है। अमरकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कल झूठ ही कहा था कि जो चोर होगा, उसकी छड़ी की लंबाई 1 इंच बढ़ जाएगी। वास्तव में यह 1 इंच कम होनी थी और इस कर्मचारी ने दंड के भय से अपने छड़ी को पहले ही 1 इंच कम कर दिया। समझ गए आप? जिससे अपराध किया होता है, वह स्वयं ही उसके कारणों को लेकर चिंतित रहता है और ऐसा न ऐसा कोई काम कर देता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। और तभी महाराज, किसी ने कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आपको ये कहानी समझ गई होगी। बच्चों, अगली कहानी आप लोग फिर से रिजॉइन हो जाइए। अगली कहानी हम अगले मॉड्यूल में आपको